1985 में यहाँ से आईएएस मैंने करी है। तो उसके बाद से मेरी इच्छा थी कि और भी बच्चे आईएएस में आए, आईपीएस में आए, ऐसी संस्थाओं में आए। बहुत ही ये बैकवर्ड हो गया है एरिया और यहाँ पर कोई भी अच्छी संस्था नहीं है। तो मैंने समझा कि अब सर्विस करने के बाद अपने क्षेत्र के लिए, खासकर विद्या के क्षेत्र के लिए मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ योगदान देना चाहिए। प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, अब सब भी एक जैसे भी नहीं हैं। प्राइवेट स्कूल में कुछ बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छे हैं। तो दोनों जगह से बच्चे आगे आ सकते हैं। तो हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है और बायोलॉजी है। तो एक कंपटीशन इतना बढ़ गया है। अब जैसे आपने नीट का एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम 720 नंबर का है, तो बच्चे को कम से कम 600 नंबर लेने पड़ते हैं उसको, उससे भी ज़्यादा। ये तो सबसे लो बताया मैंने। और 2 बच्चों के तो इस बार 720 के 720 नंबर आए। तो इस प्रकार का माहौल है। पॉलिसी से चल रहे हैं हम लोग कि कोई भी होशियार बच्चा है जो पढ़ने आता है हमारे यहाँ, वो फीस के कारण या उनकी आर्थिक स्थिति के कारण कोई वापस ना जाए हमारे पास से। तो हमने किसी को वापस नहीं जाने दिया है। जैसे तैसे करके हम उसको एडजस्ट करके पढ़ा रहे हैं। अभी आपकी आखिरी उड़ान बाकी है, सच कहूँ आखिरी इम्तिहान बाकी है। नापी है अभी आपने मुट्ठी भर ज़मीन, आगे पूरा आसमान बाकी है। मैं करमवीर तुषार एक बार फिर आज हूँ एक नई अपडेट के साथ। और अपडेट ये है कि आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं और आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, वो शख्सियत अपने आप में एक बड़े ओहदे पर काम कर चुकी है। एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में आंध्र प्रदेश में अपनी सेवाएं देने वाले 1985 बैच के आईएएस जगदीश चंद्र जी आज वो हमारे मेहमान हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जगदीश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, आप एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। आप कहीं भी अपने आप को प्रतिस्थापित कर सकते थे। एजुकेशन को लेकर आप सफीदों पहुंचे और सफीदों में आपने जागृति कोचिंग सेंटर खोला, इसका क्या कारण है? हाँ जी, अच्छा सवाल किया आपने। इसका मेन कारण ये है कि मैं 1985 में यहाँ से आईएएस मैंने करी है। तो उसके बाद से मेरी इच्छा थी कि और भी बच्चे आईएएस में आए, आईपीएस में आए, ऐसी संस्थाओं में आए। तो मैं उनके लिए हेल्प भी करना चाहता था। लेकिन किसी प्रकार का ऐसा माहौल नहीं बना यहाँ पर कि कोई भी बच्चा, उसके बाद एक बच्ची आईपीएस में आई है ज़रूर, लेकिन वो भी शायद यहाँ नहीं पढ़ी, कहीं और पढ़ के वो आई है। तो यहाँ पर फिर मुझे पता चला कि यहाँ विद्या के रंग में, विद्या के क्षेत्र में बहुत ही ये बैकवर्ड हो गया है एरिया और यहाँ पर कोई भी अच्छी संस्था नहीं है। तो मैंने समझा कि अब सर्विस करने के बाद अपने क्षेत्र के लिए, खासकर विद्या के क्षेत्र के लिए मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ योगदान देना चाहिए। यही सोचकर मैंने इसकी स्थापना की। मैं तमाम दर्शकों का ध्यान एक तरफ ज़रूर लेके जाना चाहूँगा कि सोच के देखिए 1985 के बाद सफीदो हल्के ने एक भी आईएएस, आईपीएस या बड़ी डेजिग्नेशन के लिए कोई भी अफसर प्रोवाइड नहीं कराया। अगर हम सही हैं और अगर कोई हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बताने का प्रयास करें कि सफीदों आखिर पिछड़ता क्यों चला गया, बैकवर्ड होता क्यों चला गया। बहुत एजुकेशन के तमाम साधन होने के बावजूद भी उस मुकाम तक क्यों नहीं पहुंच पाए। क्या आपका इसका क्या कारण मानते हैं? हाँ, मुझे इसका कारण यही लगता है कि देखो, एक तरफ बच्चों में टैलेंट तो है, बच्चों में टैलेंट है, बच्चे कर सकते हैं, लेकिन उनको सही दशा देने वाला या उस प्रकार की संस्थाएं नहीं हैं जो उनके बजट के हिसाब से भी वो काम करके बच्चों को उच्च शिक्षा दें, क्योंकि उच्च शिक्षा के बिना तो बच्चे कहीं भी आगे नहीं जा सकते। क्या इसमें आप काउंसलिंग की या माँ बाप का ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ये कमी नहीं मानते? माँ बाप का पढ़ा लिखा होना को मैं बहुत बड़ी कमी नहीं मानता, क्योंकि मेरे माँ बाप भी कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन इतना ज़रूर मानता हूँ कि माँ बाप को ये चाहिए कि बच्चे के बारे में सोचें और बच्चे को ये स्वतंत्रता दें कि बच्चा जो भी करना चाहे उसको सपोर्ट दें पूरी। अगर आपके हिसाब से लिया जाए तो एक बच्चे ने सपना देखा कि मैं आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, तो उन एग्ज़ाम्स के लिए कब से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है? हाँ, बच्चों को देखो, एक तो शुरू से ही बच्चे को पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए। उनका 10वीं क्लास तक जो उनका स्टैंडर्ड है तभी तक बन जाना चाहिए, ताकि उनकी भाषा, उनका जो मिनिमम नॉलेज है वो 10वीं का बहुत ही अच्छा है।
तो बच्चे को कम से कम मैं तो कहूँगा शुरू से ही बच्चे को पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना, पहली क्लास से ही उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो अगर तैयारी करनी है खासकर उसको IAS के लिए, तो 11वीं 12वीं से तो इसको इसके बारे में कुछ ना कुछ उनको एक्स्ट्रा काम कर लेना चाहिए। जो कुछ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल के ग्राउंड को आप कहाँ देखते हैं? स्कूल का ग्राउंड कैसा होना चाहिए फिर? नहीं, स्कूल का ऐसा है कि प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, अब सब भी एक जैसे भी नहीं हैं। प्राइवेट स्कूल में कुछ बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छे हैं, तो दोनों जगह से बच्चे आगे आ सकते हैं। तो इसमें ज़रूरत ये है कि बच्चों को सही टीचर मिले, सही प्रकार के पढ़े हुए टीचर हों जो उनको गाइड कर सकें। अगर बात करें जागृति कोचिंग सेंटर पर, यहाँ पर जो ट्यूटर हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरीके की आपने फैकल्टी यहाँ प्रोवाइड कराई है? हमने सबसे हमारा बड़ा ध्यान फैकल्टी के ऊपर ही गया है, क्योंकि जैसी सुविधा कोटा में या बड़ी बड़ी संस्थाओं में दिल्ली में वो मिलती थी, वो यहाँ के बच्चे मुझसे वंचित हो रहे थे। तो हमने सोचा कि हम उसी प्रकार की बिल्कुल वहीं से सब लोग समझो हम फैकल्टी लेके आएंगे, और उसी प्रकार की फैकल्टी लेके आए हम, जिनका बहुत 30-30 साल का एक्सपीरियंस है, जिनके हाथों से हज़ारों बच्चे IIT JEE निकल चुके हैं, नीट कर चुके हैं। तो ऐसी फैकल्टी हम लेके आए हैं। तो फैकल्टी में आप मैथमेटिक्स का या कौन कौन सी फैकल्टी? हमारे पास 4 सब्जेक्टों की फैकल्टी है, जिससे मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों कवर हो जाते हैं। तो हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है और बायोलॉजी है। क्या इसमें रीजनिंग का भी कुछ कराते हैं? रीजनिंग के लिए भी? नहीं, अभी रीजनिंग वगैरह का नहीं हम करा रहे, क्योंकि हमारा फोकस 2 पर ही है, IIT JEE और नीट के ऊपर। इंजीनियरिंग बनेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, तो साथ के साथ मैं कुछ क्लासें लेता हूँ, तो उससे उनको थोड़ी सी मोटिवेशनल क्लासें में लेता हूँ, तो एक आध क्लास में इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए भी लेता हूँ। तो आने वाले समय में हम शायद UPSC के जो एग्ज़ाम है ना, उनकी भी तैयारी शुरू करवा देंगे। तो जो आपने बच्चों को पढ़ाने का प्रारूप लिया है, वो छमाही रखा है, साल भर पढ़ना ज़रूरी है, क्या है, और बच्चे को कितना टाइम पढ़ाई के लिए देना पड़ेगा? इसमें ऐसा है कि बच्चों को हमने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे रखे हैं, तो अगर 9वीं से करेंगे तो उनका नींव अच्छी बन जाएगी। बाकी एग्ज़ाम उनका 12th के बाद होता है, और 12th पास किए हुए भी एक बच्चे, तो 4 और 5 मतलब समझो 5 तरह की क्लासें हैं हमारे पास। 9वीं की है, 10वीं की है, 11वीं की है, 12वीं की है और 12वीं पास की है। एक अपर लेवल के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए कितने मार्क्स का या कितनी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है? मेहनत तो अब मत पूछिए आप, कि अब तो एक कंपटीशन इतना बढ़ गया है। अब जैसे आपने नीट का एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम 720 नंबर का है, तो बच्चे को कम से कम 600 नंबर लेने पड़ते हैं उसमें, या उससे भी ज़्यादा। ये तो सबसे लो बताया मैंने, और 2 बच्चों के तो इस बार 720 के 720 नंबर आए हैं। तो इस प्रकार का माहौल है पढ़ना है। तो कंपटीशन को कितना हेल्दी मानते? कंपटीशन होना चाहिए? हाँ, कंपटीशन तो होता ही है, हम रोक भी नहीं सकते उसको, लेकिन बच्चे को क्या करना है, उसका प्रेशर नहीं लेना है। उसको ये नहीं समझना है कि कितने बच्चे हो रहे हैं, बहुत कंपटीशन है। एक्चुअली कंपटीशन किसी से नहीं है, हमारा कंपटीशन अपने आप से है। हम अपने लेवल को इम्प्रूव करते जाएं, ये ना सोचेंगे कितने बच्चे हो रहे हैं बस। तो उसके ऊपर ध्यान देंगे तो ज़रूर सक्सेस मिलेगी। हज़ारों बच्चे सफरीदों में हर रोज़ आते हैं, तो जागृति कोचिंग की तरफ वो किस तरीके से देखते? क्यों कई बार एक आपका ओहदा भी मैं मानता हूँ, क्योंकि जो लोगों के रिव्यू हैं वो भी आपका एक ओहदा है, उसके हिसाब से भी लोग दरवाजे से अंदर एंट्री करना एक समझते हैं कि भाई कैसे जाएं, कि भय, एक डर, या आप एक इतनी बड़ी पोस्ट पर काम कर चुके हैं, उसको नहीं मानते? मैं कह नहीं सकता कि मेरे पोस्ट के हिसाब से लोग इसमें अंदर आने में हिचकेंगे, लेकिन जब जिनको IIT JEE वो देखते हैं ना, अरे भाई यहाँ भी खुल गई, तो लोगों में एक नई किस्म की एक उत्साह आ रहा है। कई लोग कोटा जाके आए हुए हैं, फिर देखते हैं कि हमारे सफरीदों में ही खुल गया है, तो ऐसी चीज़ तो पहली बार खुली है, तो वो मुझे शाबाशी देते हैं मुझे कि आपने अच्छा काम कर दिया, तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं थी। तो इस प्रकार वो खुश होकर आते हैं लोग। तो आपने लगभग 3 से 4 महीने यहाँ हुए हैं, तो 3 से 4 महीने में किस तरीके का फीडबैक बच्चों का मिला है और किस तरीके का पेरेंट्स का? फीडबैक दोनों तरफ से बहुत अच्छा है, पेरेंट्स का भी है और बच्चों का भी है। जो बच्चे एक बार आ गए, हम लगभग बहुत जल्दी जो भी क्लास लगती है हम पूछते रहते हैं बच्चों से। जो नए बच्चे आते हैं उनसे भी हमारा सिस्टम ही यही है कि बच्चों को टीचर पसंद आते हैं, उनको डेमो करवाते हैं, उसके बाद ही हम एडमिशन की तरफ जाते हैं। तो बच्चे हमारे बहुत खुश हैं और पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। और हम दूसरी बात ये है कि हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर को भी हमने थोड़ा ठीक रखा हुआ है, तो ताकि जिस प्रकार का यहाँ माहौल है उसी प्रकार से बच्चों को उत्साह मिले, आगे कोई पीछे ना जाए इसके लिए। कुछ बच्चे जो बैकग्राउंड है उनका इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड होते हैं,
और पेरेंट्स उतना पे नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी क्या जागृति कोचिंग सेंटर ने कुछ स्कीम रखी है? हाँ, जागृति कोचिंग ने ये एक ऐसी पॉलिसी से चल रहे हैं हम लोग कि कोई भी होशियार बच्चा है जो पढ़ने आता है हमारे यहाँ, वो फीस के कारण या उनकी आर्थिक स्थिति के कारण कोई वापस ना जाए हमारे पास से। तो हमने किसी को वापस नहीं जाने दिया है, जैसे तैसे करके हम उसको एडजस्ट करके पढ़ा रहे हैं। और कोई संदेश देना चाहेंगे पेरेंट्स के लिए? हम संदेश ये देना चाहेंगे कि आप इस बात को समझें कि जिस उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया हूँ कि मेरा मेन उद्देश्य यहाँ पर पैसे कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है इस जनता के लिए जो मेरी जन्मभूमि है उसके क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में खासकर वो बहुत उन्नति करे। तो उसके लिए जो मैंने छोटा सा प्रयास किया है उसको वो समझें और उसका आदर करें और उसका उपयोग, उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ऐसी चीज़ें भगवान की कृपा से ही होती हैं। तो उसको वो समझें और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो बच्चे यहाँ पर लेके आए। देखिए उनको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बोर्ड में भी मिलेगा और कंपटीशन एग्जाम में भी मिलेगा। जी, मैं पेरेंट्स से आग्रह करना चाहूँगा कि इस पीड़ा को ज़रूर समझे। अगर आप भी चाहते हैं आपका बच्चा एक अच्छे लेवल का ए ग्रेड का अफसर बने, तो जागृति कोचिंग सेंटर ये वो सुनहरा अवसर है जहाँ पर आप वो तमाम सुविधाएं और जो फैकल्टी के साथ में वो तमाम चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि अगर एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जिससे बड़ी लड़ाई और बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। क्योंकि मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, बड़ी मुश्किल से होती है ख्वाबों की ताबीर, हर रोज़ तो ताजमहल बना नहीं करते। जागृति कोचिंग सेंटर सफीदों के लिए एक ताजमहल से कम नहीं है, क्योंकि ये ऐसा स्थान है जहां पर आपके बच्चे उत्तम मुकाम हासिल कर सकते हैं। एक नई अपडेट और एक नई हस्ती के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।